हेलो गाइस, आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग जंतुओं में हार्मोन के विषय में पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, आज के ये वीडियो अध्याय 6 पर 8वां वीडियो होने वाला है। तो गाइस, आज का ये वीडियो इस अध्याय पर लास्ट वीडियो होगा। तो चलिए गाइस, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। और गाइस, आज का जो ये क्लास है तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला है। तो देखिए, जंतुओं में हार्मोन। तो गाइस, हम लोगों ने ये जो चैप्टर है तो इस चैप्टर का शुरुआत में क्या देखा था कि जो नियंत्रण और समन्वय होते हैं गाइस, तो वो विद्युत वहाँ पर गाइस हमें क्या देखने को मिलता है, जो बाहर से सिग्नल आता है, जो आवेग आते हैं, तो वो विद्युत आवेग के रूप में तंत्रिका तंत्र में गति करता है। ठीक, हमारे मस्तिष्क तक जाता है। फिर गाइस हमारे पेशियों को सूचना मिलता है कि जो बाहर से सिग्नल आ रहा है, तो उसके विरुद्ध में क्या प्रतिक्रिया करना है, क्या अनुक्रिया करना है। तो ये सिग्नल गैस मिलता है हमारे मस्तिष्क से हमारे पेशियों को। ठीक, तो गैस ये जो काम रहता है तो इस काम में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। दूसरा गैस, अगर एक बार किसी तंत्रिका कोशिका से होता हुआ विद्युत सिग्नल गया तो गैस दूसरा विद्युत सिग्नल जाने में थोड़ा टाइम लगता है। विद्युत सिग्नल गैस दूसरा विद्युत सिग्नल जनित होने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक, तो इस हिसाब से गैस देखा जाए तो ये जो पहले वाला प्रोसेस था तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेने वाला था। तो इसी कारण गैस अब आता है जंतुओं में हार्मोन। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो कैसे करते हैं तो गैस आज के इस क्लास में हम लोग समझेंगे। तो गैस जो हार्मोन होते हैं तो वो वृद्धि के लिए और एवं शरीर में दूसरे व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए गाइस, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और जंतुओं में हार्मोन के विषय में पढ़ते हैं। तो गाइस, बेसिकली आपका जो किताब है तो वहाँ पर मनुष्यों में हार्मोन को समझाया रखा है ज़्यादा। ठीक, और जंतुओं में हार्मोन का बस गाइस इंट्रोडक्शन दे दिया है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। तो देखिए, सबसे पहले गैस ये गिलहरी का फोटो है। तो गिलहरी से शुरुआत किया गया है बुक में। क्या लिखा है, जब गिलहरी विषम परिस्थिति में होती है तो वो अपना शरीर को या तो लड़ने के लिए या भागने के लिए तैयार करती है। तो गैस कभी कभी हमारे मनुष्य का जीवन में भी या फिर दूसरे जीवों का जीवन में क्या आता है, विषम परिस्थिति आता है। ठीक, जिससे गैस गिलहरी को ऐसा लगता है कि हो सकता है उसका जान खतरे में है या फिर गैस उसको भागना चाहिए, तो ऐसा लगता है उसको। तो उस समय गैस जो गिलहरी है अपने विषम परिस्थिति में क्या करता है, वो अपना शरीर को या तो लड़ने के लिए तैयार करते हैं या फिर भागने के लिए तैयार करते हैं। या तो गैस वो भाग जाएगा या फिर लड़ेगा, जो मुसीबत आ रहा है, जो परिस्थिति उसके सामने आ रहा है। तो ये कार्य एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। तो गैस ये शरीर को, अगर हम लोग ऐसे बोले, शरीर को लड़ने के लिए तैयार करना वाला जो कार्य है गैस, तो वो शरीर को भागने के लिए तैयार करने वाले कार्य से बिल्कुल अलग है। ठीक, देखिए, लड़ने में अलग ऊर्जा लगता है, भागने में अलग लगता है, तो ये रहता है। ठीक, फिर देखिए, ये कार्य एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। ये दोनों क्रियाओं में अधिक ऊर्जा, तो गैस दोनों ही क्रिया में काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा लगेगा। तो अनेक प्रकार का विभिन्न ऊतक का उपयोग होगा। तो गैस ये जो कार्य है लड़ने या भागने वाला, तो इसमें गैस विभिन्न ऊतक शामिल होंगे जो एक साथ मिलकर इस कार्य को करेंगे। ठीक, लड़ेगा या फिर भागेगा। तो देखिए, यदि गिलहरी का शरीर सिर्फ तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा विद्युत आवेग पर आश्रित होगा तो एक काम के बाद दूसरा काम तुरंत करने में समय लगता है। तो गैस देखिए, अगर गिलहरी में ऐसा हमें देखने को मिले कि सभी काम तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा ही हो रहा है, जैसे बाहर से सिग्नल आया, कोई गिलहरी को मारा, तो गैस वो दू- देखिए, यहाँ पर एक गिलहरी मान लेते ये है और ये दूसरा गिलहरी है, तो ये गिलहरी इसको मारा, तो गैस ये गिलहरी इसको मारेगा। तो देखिए, अगर सभी काम तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा होगा तो ये तो मारेगा और ये तब तक भाग भी जाएगा, पर ये जहाँ का तहाँ ही रह जाएगा, तो ऐसा रहेगा। ठीक, तो इसी कारण गैस
सभी काम तंत्रिका कोशिकाओं पर छोड़ देना ये ठीक नहीं है। तो इसी कारण हमारे शरीर में पाया जाता है हार्मोन, ताकि के जो भी बाहर से सिग्नल आ रहा है तो उसका जल्दी से जल्दी प्रतिक्रिया देखने को मिले। तो देखिए, विद्युत आवेग पर आश्रित होगा तो एक काम के बाद दूसरा काम तुरंत करने में समय लगती है। हो गया। तो गैस ये एग्जाम्पल लिया गया था आपकी किताब में। अभी गैस हम लोग शुरू करेंगे मनुष्य में हार्मोन। ठीक, तो देखिए, तो गैस ये काफ़ी बड़ा टॉपिक होने वाला है। तो देखिए गैस, जो मनुष्य में हार्मोन है, तो हम लोग मनुष्य में हार्मोन को पढ़ने से पहले गैस हमें दो चीज़ें पढ़ने हैं। एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड, या फिर जिसको गैस हिंदी में कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, और गैस दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसको हम लोग कहते हैं बहिस्रावी ग्रंथियाँ। तो गैस जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं तो वो क्या होते हैं, तो इसको समझते हैं। तो वो ग्रंथियाँ जो हार्मोन को सीधे रक्त से प्रवाहित करवाती है और उसे स्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। तो गैस जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है तो वो हार्मोन को स्रावित करवाता है, और कहाँ पर, और गैस ये प्रवाहित करवा देता है। अगर मान लेते हैं जो हार्मोन है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, तो गैस ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करेगा, ये जो हार्मोन है तो इसको रक्त में ही प्रवाहित करवा देगा, और रक्त के थ्रू ही जिस जगह उसको जाना रहेगा तो उस जगह वो जाएगा। ठीक, तो ये काम रहता है गैस अंतःस्रावी ग्रंथियों का। ठीक, और गैस दूसरा प्रकार का जो ग्रंथि होता है तो वो होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसको गैस हम लोग कहते हैं बहिस्रावी ग्रंथियाँ। तो ये क्या करता है गैस, तो देखिए, जो बहिस्रावी ग्रंथियाँ होते हैं तो उसमें नलिका उपस्थित होते हैं। और गैस और एक बात, जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होते हैं तो उनमें नलिका उपस्थित नहीं रहता है। ठीक, नलिका पाइप, तो वो उपस्थित नहीं रहता, तो इसी कारण वो रक्त में स्रावित कर देता है, रक्त में प्रवाहित करवा देता है। जबकि गैस जो बहिस्रावी ग्रंथियाँ है तो उनमें गैस जो जो भी कुछ रहेगा, जैसे देखिए यहाँ पर आंसू, लार, तो ये सब का गैस स्त्रावन होता है। तो ये सभी को गैस जो बहिस्रावी ग्रंथियाँ है तो वो नलिका के थ्रू ही एक जगह से दूसरे जगह भेजता है। तो गैस इतना दूर तो हो गया। तो गैस आज की इस क्लास में गैस, या फिर बोल सकते हैं आपका जो क्लास है, तो यहाँ पर गैस हमें पढ़ना है बस एंडोक्राइन ग्लैंड के विषय में, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो चलिए गैस, इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला देखिए, इस चित्र को समझते हैं। इस चित्र में गैस जो भी लिखा गया है नाम, तो उस सभी के विषय में गैस हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए गैस, पहला नाम है पीनियल ग्रंथि। फिर गैस नाम है, देखिए, हाइपोथैलेमस। इसको जूम कर लेते हैं। देखिए गैस, यहाँ पर इसको कहाँ जा रहे, पीनियल ग्रंथि। फिर यहाँ पर गैस है हाइपोथैलेमस, और गैस हाइपोथैलेमस के विषय में आपको पता ही होगा, ये क्या है, ये अग्र मस्तिष्क का भाग है। ठीक, जब गैस हम लोग मस्तिष्क वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तब गैस हम लोग हाइपोथैलेमस के विषय में पढ़े थे। फिर देखिए नीचे में है, ठीक, उसका नीचे पीयूष ग्रंथि। ठीक, और फिर गाइस अभी गले वाला भाग में आ जाते हैं। तो गले में देखिए, यहाँ पर ये वाला जो भाग है गाइस, तो ये है अव अवटू ग्रंथि, जिसको गाइस हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं थायराइड ग्लैंड। ठीक, और फिर गाइस देखिए यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होगा कि अवटु ग्रंथि और परावटु ग्रंथि क्या है। ठीक, तो इसको हम लोग अलग से एक चित्र में देखेंगे तो उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। फिर गैस उसके नीचे वाला जो भाग है, यहाँ पे देखिए फेफड़ा रहेगा, और फेफड़ा के मध्य वाला में जो भाग है गैस, तो वो है थाइमस ग्रंथि। ठीक, और गैस ग्रंथि को हम लोग अंग्रेजी में ग्लैंड कहते हैं, ग्लैंड।
फिर गैस नीचे में देखिए, ये गैस वृक्क है, हमारा किडनी है। फिर देखिए उसके सामने ही में है अग्नाशय, जिसको गैस हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं पेनक्रियास। और गैस ये जो किडनी है तो इसके ऊपर 2 ग्रंथि है, सॉरी उस इसके ऊपर 1 ग्रंथि है, ठीक। तो 2 जोड़ा है, ये इसको क्या कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि। फिर गैस नीचे में है वृषण, ठीक। फिर गैस मादा में भी सब सेम है, बस यहाँ पर अंडाशय है वृषण की जगह में। तो गैस चलिए अभी एक एक करके सभी के विषय में पढ़ते हैं। तो गैस सबसे पहले यहाँ पर लिखा है अधिवृक्क ग्रंथि, तो इसके विषय में पढ़ते हैं, जिसको गैस हम लोग अंग्रेजी वाला गैस जो नाम है तो वो आप लोग याद कर लीजिएगा। तो देखिए अधिवृक्क ग्रंथि, जिसको गैस हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में एड्रिनल ग्लैंड। तो ये क्या होता है गैस, इसका पिक्चर देख लेते हैं। देखिए गैस ये दोनों और गैस किडनी है, और गैस इसको ऊपर में देखिए एक केप टाइप का संरचना है, टोपी जैसा। तो गैस इसको हम लोग एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, ठीक। और गैस इसको हम लोग हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। देखिए हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि। हमारे शरीर में एक जोड़ा अधिवृक्क ग्रंथि है, ठीक। तो गैस हमारे शरीर में एक जोड़ा मतलब देखिए 2 को है, तो इसी को एक जोड़ा बोला गया है। एड्रीन, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, एड्रीनल या फिर गैस एड्रिनलिन हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड से स्रावित होती है। तो गैस जो एड्रिनलिन हार्मोन है तो वो कहाँ से स्रावित होता है, तो वो गैस हमें स्रावित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से, ठीक। फिर देखिए ये हार्मोन, तो गैस जो एड्रिनलिन हार्मोन है तो उसका काम क्या रहता है, तो ये हार्मोन मनुष्य सहित दूसरे जंतुओं में भी स्रावित होती है। तो गैस ये जो हार्मोन है तो वो मनुष्य के साथ 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 मनुष्य में तो होते ही है, और बल्कि के दूसरे जीवों में भी ये हार्मोन स्रावित होता है। तो एड्रिनलिन हार्मोन सीधा रुधिर में स्रावित होता है। तो गैस जो एड्रिनलिन हार्मोन है तो वो कहाँ पर स्रावित होता है, तो वो सीधा रुधिर में। तो गैस अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था, वैसे ग्रंथियाँ जो किसी भी हार्मोन को सीधे रुधिर में भेज देते तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और या फिर गैस उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अतःस्रावी ग्रंथि, ठीक। तो गैस जो अधिवृक्क ग्रंथि है तो अतःस्रावी ग्रंथि है। तो देखिए यहाँ पर एड्रेनलिन हार्मोन सीधा रुधिर में स्रावित हो जाता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है, ठीक। फिर देखिए हृदय के साथ साथ ये शरीर के लक्ष्य अंगों एवं विशिष्ट ऊतक पर कार्य करता है। तो गैस जो एड्रेनलिन हार्मोन तो वो हृदय में भी काम करता है, और उसी के साथ साथ शरीर के कुछ विशिष्ट अंग जहाँ पर काम करना जरूरी रहता है तो वहाँ पर भी करता है, विशिष्ट विशिष्ट ऊतकों में भी काम करता है। मतलब कुछ स्पेशल अंग या फिर कुछ स्पेशल अंग और ऊतक होते हैं जहाँ पर इसका कार्य होना जरूरी रहता है। फिर देखिए ताकि हमारे पेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया है, परिणाम स्वरूप हृदय का धड़कन बढ़ जाता है। तो गैस जो एड्रेनलिन हार्मोन है तो वो हृदय पर काम करता है, और जिसके कारण गैस जो हृदय का धड़कन है तो वो बढ़ जाता है। तो गैस जब हमारा जो हृदय है वो अगर ज़्यादा पंप जोर जोर से पंप करेगा तो गैस जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है तो वो जल्दी जल्दी जहाँ पर उसको ज़रूरत रहेगा वहाँ पर जल्दी जल्दी पहुँचेगा, ठीक। ऑक्सीजन का आपूर्ति जल्दी होगा। तो देखिए हमारे पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी, तो वही यहाँ पे लिखा है, ठीक। तो गैस यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका आगे पढ़ते हैं। तो गैस आपको 2 चीज़ याद रखना है, जो अधिवृक्क है
तो उससे कौन सा हार्मोन स्रावित होते हैं, तो वो है एड्रिनलिन हार्मोन। और गैस जो एड्रिनलिन हार्मोन है तो वो क्या काम करते हैं, तो गैस वो क्या करते हैं, हृदय का जो धड़कन है उसको बढ़ा देते हैं, जिसके कारण हमारे पेशियों तक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। ठीक, अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, तो ये काम रहता है। ठीक, और गैस अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति कैसे होगा, देखिए जब हमारे हृदय ज़्यादा पंप करेगा तो ज़्यादा जो खून है ऑक्सीजन युक्त ब्लड, तो वो शरीर के दूसरे हिस्से तक जाएगा, हमारे पेशियों तक जाएगा, जिसके कारण गैस ऑक्सीजन युक्त खून में गैस हम रहते हैं ऑक्सीजन, जिसके कारण गैस हमारे पेशियों को ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो गाइस अब देखिए, पाचन तंत्र एवं त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम होती है। तो गैस सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं, जो हमारा त्वचा होता है और गैस जो हमारा पाचन तंत्र है, तो वो गैस कौन, देखिए वो स्मूथ मसल से बना है, मतलब चिकना पेशियों से बना है गाइस, चिकना पेशियों। ठीक, तो गैस जो पेशियों होते हैं, पेशियों तो गैस वो 3 प्रकार का होता है। एक तो हृदय का पेशियों, जिससे गैस हमारा हार्ट बना होता है, हृदय बना होता है। फिर गैस दूसरा होता है कंकाल पेशियों, ठीक, जिनसे गैस जो मांसपेशी है, ठीक, देखिए हाथ का मसल्स तो वो सब बना है। और फिर गैस तीसरा प्रकार का होता है चिकना पेशियों। तो गैस ये जो चिकना पेशियों है तो वो कहाँ कहाँ रहता है, तो एक तो गैस हमारा जो पाचन तंत्र है तो वो चिकना पेशियों से बना है, और दूसरा हमारा त्वचा। ठीक, तो वही गैस यहाँ पर लिखा है, देखिए पाचन तंत्र एवं त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम होते हैं। तो गैस जो चिकना पेशियों होता है तो वहाँ पर रुधिर का जो आपूर्ति है तो वो कम होता है, क्योंकि इन अंगों की छोटी धमनियों के आसपास की पेशी सिकुड़ जाती है। और गैस ऐसे क्यों होता है, क्योंकि गैस देखिए पाचन तंत्र एवं त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम होती, क्योंकि इन अंगों, तो गैस इन अंगों में जो छोटी छोटी धमनियाँ मौजूद रहता है तो उसका आसपास का जो पेशी है तो वो सिकुड़ जाता है, तो ये रुधिर की दिशा हमारे कंकाल, जिसके कारण गैस जो रुधिर की दिशा है तो वो हमारे कंकाल पेशी की ओर कर दिया जाता है। और कंकाल पेशी गैस हमारे मांस, देखिए हमारे मसल्स में है, हाथ में रहता है कंकाल पेशी। और गैस जो डायफ्राम और पसलिया है तो वो भी गैस कंकाल पेशियों से ही बना है। तो हमारा जो डायफ्राम और पसलियों का जो पेशी है तो वो संकुचन के कारण श्वसन द्रवित, तो गैस देखिए जब खून, यहाँ पर पढ़ते ही वाले लाइन, देखिए रुधिर की दिशा हमारे कंकाल पेशी की ओर कर दी जाती है। ठीक, और गैस जो डायफ्राम और पसलियों की पेशी में संकुचन होता है, तो गैस जब हमारा डायफ्राम और पसलियों का जो पेशी है तो वो जब संकुचित होता है, जब उसका जो चौड़ाई है तो वो कम होता है गैस, तो उस स्थिति में जो श्वसन दर है तो वो बढ़ जाता है। ठीक, तो वो यहाँ पर लिखा गया है। तो गाइस अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरा प्रकार का जो एंडोक्राइन ग्लैंड है तो उसको देखते हैं, जिसको गाइस हम लोग हिंदी में अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। तो दूसरा प्रकार का, नहीं दूसरा है, तो वो है अवटु ग्रंथि, या फिर गैस इसको हम लोग थायराइड ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक, थायराइड अंग्रेजी में भी लिखा है, और गैस इसको उच्चारण कैसे किया जाता है तो वो भी लिख दिया गया है। तो देखिए अवटु ग्रंथि, यह गैस इसको हम लोग थायराइड ग्लैंड कहते हैं, तो उसमें से गैस थायरॉक्सिन हार्मोन हमें मिलता है। ठीक, तो गैस थायरॉक्सिन हार्मोन का नाम आप लोगों ने सुना होगा आपके पहले के क्लासेस में, और शायद 8 में सुना होगा आप लोगों ने। तो देखिए थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए अवटु ग्रंथि को आयोडीन की ज़रूरत होती है। तो गैस
देखिए यहाँ पर समझते हैं जो अवटु ग्रंथि है या फिर गैस जिसको हम लोग अंग्रेजी में कह रहे हैं थायराइड ग्लैंड, तो वो क्या बनाता है गैस, तो वो बनाता है थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक, जो थायरोक्सिन हार्मोन है तो उसको बनाने के लिए अवटु ग्रंथि को चाहिए रहता है आयोडीन। तो गैस इसी कारण आप लोगों ने सुना होगा जो नमक है तो वो हमें आयोडीन युक्त खाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर, तो अवटु ग्रंथि का पहले तो पिक्चर देख लेते हैं। तो गैस वो हमारे गले में उपस्थित होते हैं। देखिए यहाँ पर उपस्थित है, ठीक, थायराइड ग्लैंड। और यहाँ इसको जूम करते थोड़ा, तो देखिए गाइस ये जो बलून जैसा संरचना आपको दिख रहा है, बटरफ्लाई जैसा, ठीक, तो ये गाइस है थायराइड ग्लैंड और इसमें मौजूद रहता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। इसके विषय में आगे पढ़ेंगे। ये जो छोटे छोटे धब्बे जैसे संरचना है ना गैस, तो वो है पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो देखिए यहाँ पर, तो गैस एक तो बात यहाँ पर ये गैस आपको याद रखना है, जो अवटु ग्रंथि है तो वो थायरोक्सिन हार्मोन को बनाती है और गैस उसको थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए क्या चाहिए रहता है, आयोडीन चाहिए रहता है। ठीक, तो फिर देखिए थायरोक्सिन हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, तो गैस थायरोक्सिन हार्मोन का काम क्या रहता है, तो ये काम करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय, मतलब वसा को पचाने वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ठीक, ये सबको पचाने में इसका उपयोग किया जाता है। और गैस जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, तो ये कहाँ मौजूद रहता है, तो गैस जो हम लोग खाना खाते तो उसी में ये मौजूद रहता है। तो फिर देखिएगा शरीर, तो गैस इसको पचाने का काम करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ताकि गैस शरीर नियंत्रित रह सके, ताकि शरीर में संतुलन बना रह सके। ठीक, तो गैस देखिए यहाँ पर ये वाला पिक्चर में देखता आपका किताब का ही, यहाँ पर गैस देखिए अवटु ग्रंथि है यहाँ पर। तो अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन हार्मोन का, अच्छा यहाँ पर थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण के लिए आयोडीन जरूरी होता है। हमारे शरीर में आयोडीन की कमी से गोइटर हो सकता है। तो गैस गोइटर वाला जो बीमारी है तो आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें गैस जो गर्दन है या फिर बोल सकते जो गला है तो वो फूल जाता है। तो देखिए जो आयोडीन है अगर उसका कमी होता है तो उस स्थिति में जो थायरोक्सिन हार्मोन है तो वो तो कम बनेगा ही, और साथ ही साथ हमें गोइटर की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो गोइटर बीमारी के एक लक्षण गर्दन का फूल जाना है। ठीक, तो देखिए गैस जो गोइटर बीमारी है तो वहाँ पर क्या होता है, ऐसा नॉर्मल हमारा जो थायराइड ग्लैंड रहता है, जिसको हम लोग कह रहे हैं थायराइड ग्रंथि भी कह सकते हैं, और अवटु ग्रंथि। ठीक, तो गैस जो हिंदी वाला नाम है तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड, कठिन जैसा लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर गैस जो हमारा सामान्य थायराइड ग्रंथि रहता है तो वो इस प्रकार दिखता है जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। और गैस जब गोइटर किसी को होता है तो उस स्थिति में जो थायराइड ग्रंथि है तो वो इस प्रकार फूल जाता है। देख, तो ये गोइटर रोग से पीड़ित व्यक्ति का थायराइड ग्रंथि है और ये नॉर्मल थायराइड ग्रंथि है। तो गैस इतना दूर तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं, पीयूष ग्रंथि के विषय में पढ़ते हैं। तो गैस जो पीयूष ग्रंथि है तो वो उपस्थित होते हैं कहाँ, हाइपोथैलेमस के नीचे में। तो इसको हम लोग चित्र में देखते हैं, तो यहाँ पर भी दिख जाएगा। देखिए ये वाला चित्र, यहाँ पर गैस जो ये बिंदु जैसा संरचना है, थैली जैसा बोल सकते हैं, इस प्रकार का जो थैली जैसा संरचना है गैस, तो ये है पीयूष ग्रंथि, जिसको गैस हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो देखिए गैस यहाँ पर है हाइपोथैलेमस, इसका ऊपर में यहाँ पर देखिए ये वाला भाग में हाइपोथैलेमस है।
तो देखिए यहाँ पर पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन, पीयूष ग्रंथि जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होने वाले हार्मोन में एक हार्मोन वृद्धि हार्मोन होती है। तो गैस जो पीयूष ग्रंथि है तो उससे काफ़ी सारे हार्मोन स्रावित होते हैं, पर उनमें से ही एक हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, जिसको गैस हम लोग हिंदी में कहते हैं वृद्धि हार्मोन। जो नाम से पता चल रहा है जो शरीर का विकास के लिए ज़रूरत होगा। तो देखिए ये वृद्धि हार्मोन शरीर के विकास में वृद्धि के लिए सहायक होते हैं। तो गैस बचपन में क्या होता है, बाल्यकाल में इस हार्मोन की कमी से बोनापन, ये जो इस हार्मोन का कमी बोनापन का कारण हो सकता है। तो गैस देखिए जो आपका शरीर का लंबाई है तो वो इस हार्मोन के कारण होता है। ठीक, जिसका शरीर में ये हार्मोन बाल्यकाल के दौरान काफ़ी ज़्यादा आया होगा तो वो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा लंबा हुआ होगा। तो गैस यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा जो पीयूष ग्रंथि है तो उसका कार्य और उससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो वो है वृद्धि हार्मोन। तो गैस अभी हम लोग दूसरे तरह का जो ग्रंथि है तो उसके विषय में पढ़ते हैं। तो एक बार देख लेते हैं पीयूष ग्रंथि। देखिए ये भी मस्तिष्क में उपस्थित होता है। देखिए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए गैस यहाँ पर उपस्थित है, यहाँ पर पीयूष ग्रंथि लिखा है तो इस तरफ का ही है पीयूष ग्रंथि। तो अब नीचे पढ़ते हैं गैस। तो पीयूष ग्रंथि का गैस समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अभी गैस हम लोग पढ़ते हैं पीनियल ग्रंथि के विषय में। पीनियल ग्रंथि, तो गैस जो पीनियल ग्रंथि है तो वो मेलाटोनिन नाम का जो हार्मोन है तो वो उसको स्रावित करता है, मेलाटोनिन। तो गैस ये हार्मोन क्या करते हैं, इस हार्मोन का काम रहता है जो हम लोग का डेली जीवन का जो जागने और नींद लेने का जो प्रक्रिया रहता है तो उसको गैस उसका जो समय है तो वो ये तय करता है वैसा। तो देखिए मेलाटोनिन हार्मोन पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है जो नींद जागने का चक्र और शरीर का गैस जो तापमान है तो उसको नियंत्रित करता है। ठीक, तो इतना दूर तो हो गया। तो गैस देखिए ये वाला जो पॉइंट है जो नींद जागने का जो चक्र है तो वो पीनियल ग्रंथि से स्रावित होने वाला मेलाटोनिन हार्मोन नियंत्रित करता है। ठीक, फिर देखिए गाइस आगे बढ़ते हम लोग पीनियल ग्रंथि, इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पर ऊपर में है, ऊपर में स्थित है पीनियल ग्रंथि। इस तरफ में देखिए पीनियल ग्रंथि। अभी गाइस नीचे आगे बढ़ते हैं। हाइपोथैलेमस, तो गैस हाइपोथैलेमस के विषय में गैस हम लोगों ने मस्तिष्क में भी पढ़ा था तो यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं। देखिए जो हाइपोथैलेमस है तो वो अग्र मस्तिष्क का भाग होता है और उसी के साथ ही साथ क्या है, शरीर का अधिकांश हार्मोन का उत्पादन भी कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। ठीक, तो गैस अब आता है टेस्टिस या जिसको हम लोग वृषण भी कहते हैं। जो गैस टेस्टिस है तो ये अंग्रेजी वाला नाम है और वृषण हिंदी का नाम है, दोनों ही आपको याद रखना है। तो देखिए नर में यौवनारंभ के दौरान टेस्टिस मतलब गैस 12 से 13 वर्ष की आयु में, ठीक, तो उस दौरान टेस्टिस वृषण से टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। ठीक, तो गैस जो टेस्टोस्टेरोन है तो वो कहाँ से स्रावित होता है, तो गैस वो स्रावित होता है टेस्टिस या फिर इसको कह सकते हैं वृषण, तो उससे स्रावित होता है, स्रावित होते हैं। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। तो गैस इसका पिक्चर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर गैस वृषण है और यहाँ पर गैस मादा में पाए जाते हैं अंडाशय, जिसको हम लोग हिंदी सॉरी अंग्रेजी में कहते हैं ओवरी।
तो आगे बढ़ते गाइस। देखिए, मादा में यौवनारंभ के दौरान एस्ट्रोजन का स्त्रावन होता है। ठीक, और गाइस जो ये एस्ट्रोजन है तो वो कौन स्त्रावित करते हैं? तो गाइस वो स्त्रावित करते हैं अंडाशय। ठीक, तो ये भी गाइस आपको याद रखना है। तो गाइस मादा में कौन सा हार्मोन का स्त्रावित होते हैं यौवनारंभ के दौरान? तो वो है एस्ट्रोजन। और नर में है गाइस टेस्टोस्टेरोन। ठीक, तो फिर देखिए गाइस परावटु ग्रंथि, जिसको गाइस अभी हम लोगों ने देखा था, जो थायराइड में हमें दिख रहा था धब्बा जैसा संरचना, तो वो है पैराथायरॉयड ग्लैंड, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं परावटु ग्रंथि। तो गाइस इसका जो पिक्चर है देख लेते हैं एक बार फिर से। तो देखिए गाइस, ये थायराइड ग्लैंड है और यहाँ पर बटरफ्लाई जैसा संरचना है ना, और यहाँ पर देखिए धब्बा जैसा जो संरचना है तो वो है पैराथायरॉयड ग्लैंड। यहाँ पर भी है आपका किताब वाला जो संरचना है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो गैस यहाँ पर देखिए परावटु ग्रंथि यहाँ पर, और ये है अपवटु ग्रंथि। तो गैस जो आपका किताब वाला संरचना तो उसको याद रखना है, और बाद बाकी जितना भी संरचना दिखाया गया है गैस तो वो बस समझने के लिए है, जितना भी डायग्राम दिखाया जा रहा है। ठीक, जैसे गैस ये मसल सेल्स, तो इसको तो बिल्कुल भी याद नहीं करना है, बस समझने के लिए था। फिर ये सब भी गैस थोड़ा समझने के लिए था, ध्यान में रखने की कहाँ क्या क्या स्थित है। तो गैस अब देखिए, जो गैस परावटु ग्रंथि है तो उससे स्रावित होने वाला जो हार्मोन है, हार्मोन का नाम नहीं दिया गया है, तो उस देखिए जो हार्मोन है तो वो क्या काम करता है, शरीर में कैल्शियम आयन का जो स्तर है तो उसको नियंत्रित रखे रहता है। ठीक, कैल्शियम आयन को शरीर में नियंत्रित करता है कौन? तो वो है परावटु ग्रंथि से स्रावित, या फिर बोल सकते स्रावित होने वाला हार्मोन। ठीक, तो ये काम रहता है। तो गैस अब देखिए आता है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि, तो थाइमस गैस कहाँ स्थित है? देखिए ये हमारा लंग्स है गैस, फेफड़ा, और फेफड़ा जो है गैस उसके बीच में स्थित है। देखिए थाइमस, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए ऊपर में है गैस थायराइड ग्लैंड और ठीक उसका नीचे में है थाइमस। ठीक, ये दोनों ही थाइमस है, तो थाइमस ग्रंथि है। तो देखिए थाइमस ग्रंथि से स्रावित हार्मोन शरीर को बीमारी एवं संक्रमण से लड़ने में सहायक होता है। तो गैस थाइमस ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित हो रहा है तो उसका क्या काम रहता है? उसका काम रहता है शरीर में हानिकारक जो सूक्ष्म जीव आ रहे हैं, जिसके कारण गैस बीमारी वगैरह फैल रहा है, तो उससे लड़ने में ये सहायक होता है। ठीक, तो ये रहता है थाइमस ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का काम। तो गैस अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है गैस अग्नाशय, या फिर इसको हम लोग पेनक्रियास कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक, तो अंग्रेजी वाला भी गैस जो नाम है तो वो आपको ध्यान में रखना है, याद कर लेना है। देखिए अग्न्याशय से स्रावित इंसुलिन हार्मोन रुधिर में शर्करा का स्तर नियंत्रित करते हैं। तो गैस जो अग्न्याशय है तो इसका भी काम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये क्या काम करता है गैस? ये स्रावित करता है इंसुलिन को, इंसुलिन हार्मोन को। तो गैस जो इंसुलिन हार्मोन है तो उसका काम रहता है रुधिर में, हमारे रक्त में जो शर्करा है तो उसका जो स्तर है तो उसको नियंत्रित रखने का काम रहता है इसका। तो फिर देखिए इंसुलिन हार्मोन की कमी में रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। तो गैस जब जो इंसुलिन हार्मोन है तो उसका कमी होता है तो उस स्थिति में हमारे जो शरीर है तो शरीर में शर्करा का जो लेवल है, स्तर है, तो वो बढ़ जाएगा, ज़्यादा मात्रा में हमारे रक्त में पाया जाएगा शर्करा। तो जिसके कारण गैस व्यक्ति को मधुमेह या शुगर का पेशेंट आप लोग सुने होंगे,
या फिर इसको, ये जो रोग है गाइस उसको हम लोग कहते हैं डायबिटीज़, जिसके कारण गैस लोगों को डायबिटीज़ हो जाता है, मधुमेह हो जाता है। इसलिए इस बीमारी में इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। तो गैस ये बीमारी जिसको हुआ रहता है तो उसको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। तो गैस यहाँ पर आप लोग समझ में आ गया होगा, जो इंसुलिन है, इंसुलिन हार्मोन, तो वो किससे कहाँ स्रावित होता है, तो गैस वो स्रावित होता है अग्नाशय में, और इसका काम रहता है रुधिर में जो शर्करा का लेवल है, स्तर है, तो उसको नियंत्रित रखना, जितना चाहिए उतना ही रखे रहेगा। अगर उससे बढ़ जाएगा गैस, अगर इंसुलिन हार्मोन का कमी होता है तो उस स्थिति में रुधिर में स्थित शर्करा का जो लेवल है तो वो बढ़ जाएगा, जिसके कारण किसी भी व्यक्ति को मधुमेह हो सकता है। तो गैस यहाँ पर जो 10 ग्रंथियाँ है तो वो यहाँ पर समाप्त होते हैं। तो अभी हम लोग आगे देखिए, आगे एक ही टेबल दिया गया है जिसमें गैस अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो गैस जितना भी ग्रंथियाँ हम लोगों ने अभी पढ़ा तो वो है एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको गैस हम लोग हिंदी में कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ठीक, देखिए गैस यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और हार्मोन का नाम दिया गया है। देखिए जैसे अग्नाशय, अग्नाशय जिसको हम लोग गैस अंग्रेजी में कहते हैं पेनक्रियास, तो ये स्रावित करते हैं इंसुलिन हार्मोन को। और गैस साथ में आप लोग एक टेबल बनाकर अलग से इसका जो कार्य है इंसुलिन हार्मोन या फिर जितना भी हार्मोन यहाँ पर दिया जा रहा है तो उसका कार्य आप लोग लिख सकते हैं। तो देखिए अग्नाशय या पेनक्रियास, तो ये स्रावित करते हैं गैस इंसुलिन हार्मोन को। फिर नेक्स्ट आता है अंडाशय, अंडाशय या ओवरी, तो गैस ये स्रावित करता है एस्ट्रोजन हार्मोन को। फिर आगे में आता है टेस्टिस या वृषण, तो ये स्रावित करता है टेस्टोस्टेरोन को। फिर नेक्स्ट आता है पीनियल ग्रंथि, तो ये स्रावित करते हैं मेलाटोनिन हार्मोन को, जो नींद और जगने का जो चक्र है तो उसको रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है। फिर गैस आता है नेक्स्ट पीयूष ग्रंथि, जिसको गैस हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, जो गैस स्रावित करता है वृद्धि हार्मोन को। फिर नेक्स्ट आता है अवटु ग्रंथि, या फिर जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं थायराइड ग्लैंड, जो स्रावित करता है थायरॉक्सिन हार्मोन को। फिर लास्ट में और नेक्स्ट आता है अधिवृक्क ग्रंथि, जिसको गैस हम लोग एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, और गैस ये स्रावित करते हैं एड्रिनलिन हार्मोन को। तो गैस यहाँ पर जो जंतुओं का हार्मोन है तो ये यहाँ पर समाप्त होते हैं। वैसे गैस इस टॉपिक में, पूरा टॉपिक में गैस हम लोगों को बस मानव में जो हार्मोन है तो उसी को ही पढ़ना था। ठीक, तो ये समाप्त होते हैं यहीं पर। और गैस हम लोग देख लेते हैं पेनक्रियास का जो फोटो है तो उसको देख लेते हैं, आपका बुक वाला। तो देखिए गैस यहाँ पर है ये पेनक्रियास, जिसको गैस अग्नाशय कहते हैं हिंदी में। तो गैस आज का जो ये क्लास है तो उसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और गैस ऐसे वीडियोस के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और गैस ये वाला जो चैप्टर है तो वो यहीं पर समाप्त होता है।